हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 8 जुलाई 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और जैसा कि सबसे पहले यही होता है कि अगर किसी दिन कोई दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा उस दिवस से रहता है। तो आज भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दिवस से ही। तो हाल ही में वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो वैश्विक क्षमा दिवस होता है, क्षमा का मतलब क्या होता है? हम जो माफ़ करते हैं, कोई भी अगर गलतियां होती हैं तो किसी के द्वारा, तो उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हम जो माफ़ी देते हैं, माफ़ करते हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के उद्देश्य के लिए यह जो दिवस है वैश्विक क्षमा दिवस, ये मनाया जाता है। तो वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 4 जुलाई, बी ऑप्शन है 5 जुलाई, सी ऑप्शन है 6 जुलाई और डी ऑप्शन है 7 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करें तो ये फॉरगिवनेस डे, जिसे ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के नाम से भी जानते हैं, तो ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। आगे अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाने वाला वैश्विक जो क्षमा दिवस है, यह दुनिया भर में क्षमा और मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दिन है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति होते हैं जो क्षमा कर देते हैं, तो उनकी उनका जो मान सम्मान होता है समाज में वो बढ़ जाता है। और मेल मिलाप, यानी कि अगर आप क्षमा कर देंगे किसी को, किसी ने कोई भी कितनी बड़ी से भी बड़ी गलती अगर की है, अगर आप उसको क्षमा कर दे रहे हैं तो उसमें तो उसकी नज़र में आपका जो कद होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका जो व्यक्तित्व होता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें क्षमा जरूर कर देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, मान लो, क्योंकि जो गलतियां होती हैं, अगर कोई व्यक्ति गलतियां करता है तो ज़्यादातर तो गलतियां जो होती हैं वो जानबूझकर नहीं की जाती हैं, अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। तो अगर किसी से अनजाने में गलतियां हो गई हैं तो उसके ऊपर नाराज़गी जताने के बजाय हमें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नाराज़ रहने से, अत्यधिक दिनों तक नाराज़ रहने से जो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ मजबूत ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि टूट जाते हैं, जिनमें दरारें आ जाती हैं रिश्तों में, और जो वो रिश्ते होते हैं वो काफ़ी समय तक चल नहीं पाते हैं। तो अगर वो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को अगर हमको बनाए रखना है, उन रिश्तों में मधुरता और प्रेम बनाए रखना है, तो हमें छोटी छोटी बातों के लिए नाराज़गी न जताते हुए उसे क्षमा कर देना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तियों और समुदायों को अपनी नाराज़गी को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है यह जो दिवस है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह व्यक्तियों और समुदायों को अपनी नाराज़गी को दूर करते हुए, यानी कि कोई भी नाराज़गी है अगर, तो उस नाराज़गी को अगर दूर करते हुए आप क्षमा कर दे रहे हैं, तो यही इस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो ए ऑप्शन है मालदीव, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है हंगरी और डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हंगरी देश है, इस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली हुई है। आगे अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स और बनते हैं कि हंगरी ने यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मकता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली हुई है। यानी कि जो EU है, यानी कि यूरोपियन यूनियन है, इसकी परिषद की जो अध्यक्षता है वह संभाली हुई है। हंगरी के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बान, इनके नेतृत्व में हंगरी का जो लक्ष्य है यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धात्मकता, रक्षा नीति, प्रवासन नियंत्रण और कृषि सुधार को प्राथमिकता देना है। यानी कि इस यूरोपीय संघ की जो परिषद है, इसकी अध्यक्षता करने का जो उद्देश्य है वह क्या है? प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, रक्षा नीति,
इसके बारे में चर्चा करना। प्रवासन नियंत्रण, यानी कि प्रवासन का मतलब क्या होता है, जो दूसरे देश से के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी अन्य देशों में जब जाते हैं तो उसे प्रवासन कहा जाता है। तो जो प्रवासन होता है इसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कई कई देशों में ये समस्या बनी होती है कि जो विदेशी होते हैं, बाहर के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में उस देश में आकर के बस जाते हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो प्रवासन नियंत्रण और कृषि सुधार है, इस कृषि सुधार को प्राथमिकता देने के लिए हंगरी ने जो यूरोपीय संघ की या जो परिषद की जो अध्यक्षता है, घूर्णन अध्यक्षता, यह संभाली हुई है। अगर हंगरी की बात करें तो हंगरी के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वह है विक्टर ऑर्बन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी कि किसको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। तो ए ऑप्शन है अमित गुप्ता, बी ऑप्शन है टीवी रविचंद्रन, सी ऑप्शन है आनंद दुबे और डी ऑप्शन है दिनेश मोहनिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो टीवी रविचंद्रन है, टीवी रविचंद्रन, इनको ही उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। टीवी रविचंद्रन, इनको क्या नियुक्त किया गया है, रविचंद्रन, इनको नियुक्त किया गया है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आगे अगर हम बात करें तो जो डिप्टी एनएसए यानी कि डिप्टी एनएसए हैं, इनको यानी कि नाम क्या है उनका, राजेंद्र खन्ना, इनको एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर पदोन्नत किया गया है। यानी कि इनको एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है, राजेंद्र खन्ना को। और बात करें तो आईबी के जो विशेष निदेशक हैं, यानी कि आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो विशेष निदेशक हैं टीवी रविचंद्रन, इनको डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है, यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है। तो दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। अगर एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो राजेंद्र खन्ना को बनाया गया है, और अगर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो यह टीवी रविचंद्रन को बनाया गया है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के पद पर हैं। आगे प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संयुक्त अभ्यास से कई सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो जो मैत्री है यह किन दो देशों के बीच आयोजित होता है, तो यह जो मैत्री सैन्य अभ्यास है यह थाईलैंड और भारत के बीच में आयोजित होता है। तो इसीलिए भारत और थाईलैंड देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। आगे अगर हम बात करें तो भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, यानी ये इसका नाम है मैत्री, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो इसका 13वां संस्करण आयोजन किया गया है। और यह जो अभ्यास है यह 1 जुलाई से 15 जुलाई तक थाईलैंड के ताक प्रांत के फोर्ट वचीरा प्रखंड में आयोजित हुआ। यानी कि कहाँ ये आयोजित हुआ, तो ये थाईलैंड में ही आयोजित हुआ। थाईलैंड में ताक प्रांत के फोर्ट वचीरा प्रखंड में यह आयोजित किया गया, जो कि 1 से 15 जुलाई तक यह चलेगा। कहाँ तक, कब से कब तक चलेगा, 1 से 15 जुलाई तक यह चलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने कहाँ विश्व प्रसिद्ध गैलरीज लाफा 8 में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान शुरू किया है। यानी कि भारत ने कहाँ या किस देश की बात करें, कहाँ पर जो भारत है उसकी जो उस देश की जो प्रसिद्ध गैलरीज लाफाएट एक जगह है, वहाँ पर यूपीआई भुगतान शुरू किया गया है। यानी कि यूपीआई कह सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू किया गया। जैसे आप लोग फ़ोन पे के द्वारा, यूपीआई के द्वारा आप जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे ही भारत ने किस स्थान पर या कहाँ पर जो एक विश्व प्रसिद्ध गैलरीज है लाफाएट, वहाँ पर यूपीआई भुगतान शुरू किया है। तो ए ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है लंदन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने पेरिस की जो विश्व प्रसिद्ध गैलरीज लाफाएट है यहाँ पर यूपीआई भुगतान शुरू किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो भारत ने प्रतिष्ठित एफिल टावर में सफल लॉन्च के बाद, यानी कि सबसे पहले भारत ने पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया था यूपीआई सिस्टम, और उसके बाद यानी कि एफिल टावर में सफल लॉन्च के बाद पेरिस के ऐतिहासिक डिपार्टमेंट स्टोर गैलरीज लाफाएट में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई लॉन्च किया है। यानी कि सबसे पहले पेरिस में कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो एफिल टावर में लॉन्च किया गया था। वहाँ पर जो पर्यटक या दर्शक जाते थे वो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते थे। और अब इसके बाद
पेरिस की जो ऐतिहासिक डिपार्टमेंट है स्टोर गैलरीज लाफायट, वहाँ पर यूपीआई के द्वारा यूपीआई पेमेंट लॉन्च किया गया है। यानी यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। आगे हम बात करें तो 3 जुलाई 2024 को यूपीआई पेरिस के हॉसमैन में विश्व प्रसिद्ध जो गैलरीज है लाफायट, वहाँ के प्रमुख स्टोर पर लाइव हो गया है। यानी कि वहाँ पर इसको शुरू कर दिया गया है। कब? 3 जुलाई 2024 को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो यूपीआई है ये भारत कई सारे देशों में लॉन्च कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय है इस टाइम पे, तो इसीलिए इसके पूछे जाने की संभावना बहुत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन में भाग लिया? यानी कि कहाँ पर भारत ने अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व पे तीसरा सम्मेलन हुआ और उसमें भाग लिया गया, जिसमें अफगानिस्तान की कुछ जो प्रमुख बातें थी उन पर फोकस किया गया। तो ए ऑप्शन है लाहौर, बी ऑप्शन है दोहा, सी ऑप्शन है ओमान सिटी और डी ऑप्शन है बीजिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो दोहा है, कतर की जो राजधानी दोहा है, वहां पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन में भाग लिया है। आगे अगर हम बात करें तो भारत दोहा में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आयोजित सम्मेलन में शामिल हुआ है। यानी कि यह जो सम्मेलन था ये किस पर बेस्ड है? अफगानिस्तान पर, क्योंकि अफगानिस्तान पे वर्तमान में तालिबान का शासन है, तो इसीलिए इन पर विभिन्न प्रकार की क्या कुछ बातें हैं जो निकल करके आई हैं। इन सभी बात चर्चा करने के लिए जो अफगानिस्तान पर आयोजित सम्मेलन में शामिल हुआ भारत, और जो कि कहाँ पर हुआ यह सम्मेलन? दोहा में, और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में यह किया गया। बात करें तो भारत की तरफ से कौन इसका प्रतिनिधित्व रहा, तो विदेश मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव हैं जेपी सिंह, ये बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी कि विदेश मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव हैं जेपी सिंह, यह भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब बात करें तो भारत सहित 25 अन्य देश भी शामिल हैं। यानी कि भारत सहित 25 देश इस जो यह सम्मेलन है इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की हुई है? तो ए ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, बी ऑप्शन है WTO, सी ऑप्शन है WHO और डी ऑप्शन है UNODC। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो UNODC जो एजेंसी है इसने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की हुई है। आगे अगर हम बात करें तो अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, एक एजेंसी है, जिसे हम UNODC के नाम से जानते हैं, तो इसने हाल ही में अपनी वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। और यह संस्था करती क्या है? तो यह जो एजेंसी है यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नज़र रखती है कि कौन कौन सी ऐसी नशीली दवाएं हैं जिनका सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है, उनके दुरुपयोग क्या है, उनसे क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, इन सभी बातों पर यह नज़र रखती है। इन सभी बातों के बारे में ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो इसने भी हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट में कहा गया है, यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की जो संख्या है वह 2022 में बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जो पिछले 10 वर्षों में 20% की वृद्धि दर्शाती है। यानी कि यह जो संख्या है नशीली दवाओं के उपयोग करने की, तो यह जो संख्या है यह 2022 में बढ़ करके 292 मिलियन हो गई है। और पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो 10 वर्षों की अपेक्षा इस बार 20% की वृद्धि की गई है, तब जाकर के 292 मिलियन हो गई है। आगे अगर हम पॉइंट की बात करें तो UNODC जो होता है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यानी कि जो ड्रग नशीली दवाएं होती हैं और उनसे और जो उनके द्वारा जो सेवन किया जाता है, इन सभी बातों पर यह जो संस्था होती है वह नज़र रखती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यानी कि स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। मुख्यालय इसका कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है ये, कई बार यहाँ से पूछा जाने की इसकी संभावना रहती है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो हाल ही में किस राज्य ने NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई? यानी कि किस राज्य के द्वारा NTR
भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? तो ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसके द्वारा एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। यहाँ पर एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि अगर कहीं पर एनटीआर से रिलेटेड कोई भी योजना हो, कोई भी स्कीम निकाली जाए एनटीआर के नाम से, तो आप आंख मूंद करके आंध्र प्रदेश लगा दीजिएगा, क्योंकि जो एनटीआर हैं ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने पार्टी की जो आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है उसकी स्थापना भी की थी। तो इसीलिए जो एनटीआर है, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, तो यह कहाँ पर लॉन्च की गई? यह आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई। तो एनटीआर के नाम से अगर कोई भी स्कीम या कोई भी योजना लॉन्च की जाती है तो आप आंध्र प्रदेश इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने 1 जुलाई 2024 को एक लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से उनके घर पर पेंशन राशि पहुंचाकर राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है। यानी कि यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, इनके द्वारा शुरू की गई। कब? 1 जुलाई 2024 को। बात करें तो 1 जुलाई 2024 को सुबह 6 बजे अमरावती के ताडेपल्ली ब्लॉक के पेनुमाका गांव में इस योजना की शुरुआत की गई। यानी कभी कभी बहुत ही डीपली अगर पूछा जाता है, मान लीजिए आप एसएससी या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें अगर करंट अफेयर्स से टॉपिक पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा डीपली पूछ लिया जाता है। तो पूछा जाएगा कि यह जो योजना है कहाँ से शुरू हुई? तो यह आंध्र प्रदेश में अमरावती के ताडेपल्ली ब्लॉक और उस ब्लॉक के पेनुमाका गांव में इस योजना की शुरुआत की गई, जो कि 1 जुलाई 2024 को यह शुरू की गई। आगे अगर हम बात करें तो यह योजना है, तो यह योजना, इस योजना के अंतर्गत क्या कुछ होगा? तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत वृद्ध लोगों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों, मछुआरों, एकल महिलाओं, पारंपरिक मोची, ट्रांसजेंडर और कलाकारों के लिए 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यानी कि जो ये लोग 3,000 रुपये महीने पाते थे, तो इनको 3,000 रुपये से बढ़ा करके 4,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। आगे क्या कुछ इस पेंशन के अंतर्गत बढ़ाया गया है? तो दिव्यांग और बहुविकृति कुछ रोगियों के लिए पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यानी कि ये कुछ पॉइंट है इस पेंशन से, जो भरोसा पेंशन योजना लागू की गई है। और कोई क्या कुछ पॉइंट बने हुए हैं? तो बिस्तर या व्हीलचेयर तक सीमित पूरी तरह से विकलांग, यानी कि ऐसे जो विकलांग व्यक्ति हैं जो व्हीलचेयर से चलते हैं या वो बिस्तर पर ही रहते हैं, तो बिस्तर या व्हीलचेयर तक सीमित पूरी तरह से विकलांग और गंभीर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए पेंशन राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। यानी इसकी इन लोगों की राशि 5,000 से 15,000 कर दी गई है। और आगे क्या कुछ पॉइंट बने हुए हैं? तो किडनी रोग, थैलीसीमिया जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि किसी को किडनी रोग है, थैलीसीमिया है इत्यादि जैसी जो पुरानी बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं तो इनके लिए 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये यह जो पेंशन है यह कर दी गई है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि एनटीआर जो पेंशन योजना चालू की गई है, भरोसा पेंशन योजना, उसके बारे में। आगे हम बात करते हैं एनटीआर रामाराव के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो बात करें एनटीआर, इनका पूरा नाम था नंदमुरी तारक रामाराव, इनका पूरा नाम था, जिन्हें एनटीआर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो जूनियर एनटीआर हैं उनके पिताजी हैं। आप अगर साउथ की मूवी देखते होंगे तो जो जूनियर एनटीआर हैं उनके ये पिताजी भी हैं। तो नंदमुरी तारक रामाराव, जिन्हें एनटीआर के नाम से भी जाना जाता था, एक प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता और निर्माता थे। उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के हितों की रक्षा के लिए 1982 में तेलुगु देशम पार्टी, यानी कि जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, जो वहाँ पर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, ये टीडीपी से ही हैं, तेलुगु देशम पार्टी। तो इसकी स्थापना जो की थी वह एनटी रामाराव ने ही की थी। एनटी रामाराव जो थे वह 3 बार 1983 से 84, 84 से 89 और 94 से 95 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी कि 3 बार आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? यानी कि जो निर्माण पोर्टल है यह किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है पीयूष गोयल, सी ऑप्शन है
जी किशन रेड्डी और डी ऑप्शन है सी आर पाटिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जी किशन रेड्डी हैं इन्होंने ये केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो निर्माण पोर्टल क्या है, तो केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है। अगर आगे हम बात करें तो यह जो योजना है यानी कि यह जो निर्माण पोर्टल है, यह योजना यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। यानी कि ऐसे कैंडिडेट, ऐसे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के योग्य उम्मीदवार हैं, उन लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता ये इस निर्माण पोर्टल के द्वारा, इस योजना के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उन लोगों को इसकी सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक जिनकी जो परिवार हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी अगर वार्षिक पारिवारिक आय अगर 8 लाख रुपए से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित हैं तथा CIL की गतिविधियों के संचालन वाले 39 जिलों में से किसी एक जिले के स्थायी अगर निवासी हैं तो उन लोगों को यह लाभ प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत, निर्माण पोर्टल के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपए सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि यूपीएससी के जो योग्य उम्मीदवार हैं उन लोगों को यह सहायता दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति सील नागू को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यानी कि जो न्यायमूर्ति सील नागू हैं, अभी हाल ही में इनको एक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो किस राज्य का इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, यानी कि हरियाणा और पंजाब राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सील नागू को नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये न्यायमूर्ति सील नागू जी हैं। आगे हम बात करें तो केंद्र ने 4 जुलाई 2024 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सील नागू की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। यानी कि इनको वहां पर नियुक्त किया है, कहां, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के लिए। 24 मई 2024 को मुख्य न्यायाधीश जो रवि मलिमत थे, इनके कार्यालय छोड़ने के बाद, यानी कि इन्होंने जब कार्यालय छोड़ा था उसके बाद से जो न्यायमूर्ति जो सील नागू हैं, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। यानी कि ये पहले मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। अब इनको पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे आने वाली अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाएं लगी भी हुई हैं, चाहे वो यूपीपी की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होने भी वाली हैं, और उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन सब पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिए, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।